Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. First of all, I wanna wish to all Happy Deepavali. Hopefully आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। रेगुलरिटी को न ब्रेक करते हुए आज हम छोटी सी क्लास लेने वाले हैं जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक मास्क यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग H1N1 इज। अगर H1N1 वायरस को बॉडी में एंटर होने से प्रिवेंट करना हो तो इसके लिए कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? वेंचुरी मास्क, रीब्रीदर मास्क, हैपा मास्क, फेस मास्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैपा मास्क। कोविड-19 के समय कोरोना वायरस की एंट्री को हमारी बॉडी में रोकने के लिए हमने N95 मास्क को अच्छा माना था। उसी प्रकार से जब ये H1N1 फ्लू आया था उस समय इससे बचाव हेतु हैपा मास्क का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। हैपा मास्क क्या है इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। प्रीवियस एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। हैपा मास्क फुल फॉर्म हाई एफिशिएंसी पार्टिक्यूलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर। हैपा की फुल फॉर्म है हाई एफिकेसी पार्टिक्यूलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस या मास्क है जो कि एक विशेष आकार के, एक विशेष साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में एंटर होने से रोकता है। इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव फॉर H1N1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the artery commonly affected during myocardial infarction is। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, तो उस समय कौन सी आर्टरी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? ऑप्शन ए रीनल आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी हिपैटिक आर्टरी, ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और इन आर्टरीज में किसी भी प्रकार की रुकावट आने पर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट की सेल्स डेड होने लगती हैं। इसे ही हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी में जो कोरोन शब्द है इसका मतलब होता है क्राउन लाइक। कोरोना वायरस में भी ये कोरोन शब्द है, यानी कि इस कोरोना वायरस का जो आकार है क्राउन लाइक होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। रीनल आर्टरीज पर्टिकुलरली किडनीज तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। हिपैटिक आर्टरी रिलेटेड विथ लीवर एंड कैरोटिड आर्टरी रिलेटेड विथ ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड नेक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एजेंसी एट ब्लॉक लेवल इज। ब्लॉक लेवल पर कौन सी पंचायती राज एजेंसी काम करती है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत,
पंचायत समिति या जिला परिषद? बी और सी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, ब्लॉक पंचायत नहीं है, यहां पर ऑप्शन सी पंचायत समिति माना जाएगा। जिला परिषद जो है जिला लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होती है, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पर काम करने वाली एजेंसी है वो है पंचायत समिति। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with diabetes is explaining to the nurse how she will care for her feet at home. Which statement indicates that the client understands proper food care? आप एज अ नर्स किसी डायबिटीज पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने पैरों को किस प्रकार से केयर देनी है, इसके बारे में आपने समझाया। इस क्लाइंट को आपके द्वारा दी गई टीचिंग अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। क्लाइंट के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट देने पर आप ऐसा मानेंगे? ऑप्शन 1 कहता है इट शुड इंस्पेक्ट माय फीट एटलीस्ट वंस अ वीक। मैं एक सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पैरों का पूरा इंस्पेक्शन करूंगी। ऑप्शन 2, इट इज ओके टू गो बेयरफुट इन द हाउस। मैं घर के अंदर नंगे पांव घूम सकती हूँ, यानी बिना किसी फुटवेयर के शूज के घर में मूव कर सकती हूँ। ऑप्शन 3, इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्राई माई फीट केयरफुली आफ्टर माई बाथ। बाथिंग के बाद, स्नान के बाद मैं अपने पैरों को पूरी तरह से ड्राई करूंगी। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। डायबिटीज पेशेंट्स में फुट केयर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। जब भी कोई डायबिटीज पेशेंट ये कहे कि उसे अपने पैरों को हफ्ते में एक बार इंस्पेक्ट करना है, जांचना है, संभालना है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डायबिटीज के पेशेंट में घाव भरने की जो क्षमता होती है, वुंड हीलिंग की जो कैपेसिटी होती है, वो काफी डिक्रीज होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर सर्कुलेशन। और अगर उनके पैरों में किसी भी प्रकार का कट लग जाए, घाव हो जाए, तो ये घाव जल्दी हील नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि पूरा पैर ही हो सकता है हमें काटना पड़े। तो डायबिटीज के पेशेंट को अपने पैरों की विशेष केयर रखनी है और इसके लिए उसे हर रोज अपने पैरों को इंस्पेक्ट करना है, जांचना है। सो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है कि आप घर के अंदर नंगे पांव घूम सकते हैं, बिना किसी फुटवेयर के, शूज के घूम सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। अगर आप बेयर फुट वॉक करते हैं तो गलती से भी कोई चीज अगर आपके पांव में प्रिक हो गई, चुभ गई, तो उससे एक बड़ा घाव बन सकता है। तो हम डायबिटीज वाले पेशेंट को घर के अंदर भी नंगे पांव घूमने की अनुमति नहीं देंगे। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फाइनली जो राइट ऑप्शन है वो है कि हम अपने पैरों को, यानी डायबिटीज पेशेंट अपने पैरों को नहाने के बाद कंप्लीटली ड्राई करेगा। अदरवाइज मॉइस्चर के कारण वहां पर बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन हो सकता है और इस इंफेक्शन के बाद वहां पर एक बड़ा घाव देखने को मिल सकता है, बड़ा वुंड देखने को मिल सकता है जो कि हील नहीं हो पाएगा। इससे हमें प्रिवेंट करना रहेगा। तो क्लाइंट यदि कहता है कि मैं स्नान के बाद अपने पैरों को पूरी तरह से सुखाऊंगा, गीला नहीं रखूंगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is non-modifiable risk factor for atherosclerosis? एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज का नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर कौन सा है?
ये आपको सेलेक्ट करना है। नॉन मॉडिफिएबल यानी कि जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, उस फैक्टर को आपको सेलेक्ट करना है। सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, फीमेल ओवर एज 55 ईयर्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। यहां पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे आप नहीं बदल सकते? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आप किसी भी व्यक्ति की एज को नहीं बदल सकते, यानी कि ये नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि स्मोकिंग करता है तो आप उसे स्मोकिंग की आदत छुटा सकते हैं। अगर किसी में लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम लिपिड वाला फूड देकर या फिर लिपिड को कम करने वाली लिपिड लोअरिंग एजेंट जैसे कि स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन, इन्हें देकर लिपिड्स कम किए जा सकते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है आलसी जीवन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि सुबह उठेगा, खाना खाएगा, दिन भर बेड में रहेगा और फिर खाना खाकर सो जाएगा, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाला सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति कहलाता है। सो इसे हम बदल सकते हैं, व्यक्ति को समय पर उठाकर एक्सरसाइज फिजिकल वर्क के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, तो इस फैक्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन बताई गई है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर अचानक फैट, कैल्शियम, लिपिड या कोई भी सब्सटेंस है वो यहां आकर चिपक गया और यहां धीरे 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 उसने अपना साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। एक समय बाद इस प्लेग के कारण, इस फैट सब्सटेंस के कारण जो ब्लड फ्लो है इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अंदर वो स्टॉप हो जाएगा। ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम स्कीम इज इंक्लूडेड इन सभी ऑप्शंस में से उस प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंतर्गत वंदे मातरम स्कीम लॉन्च की गई थी। आरसीएच प्रोग्राम, आईएमएनसीआई प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। The right answer is option A, RCH program. RCH प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम और इसी के अंतर्गत 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम स्कीम लॉन्च की गई थी। इस वंदे मातरम स्कीम का मुख्य उद्देश्य था सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रमोट करना, यानी सुरक्षित मातृत्व को बढ़ाना, साथ ही साथ मैटरनल और नियोनेटल डेथ रेट को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are reasons for the increasing incidence of foodborne illness? फूड से होने वाले रोगों का बढ़ना किस कंडीशन के कारण होता है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फूड इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से आने वाले फूड के कारण फूड बॉर्न इलनेस बढ़ने की संभावना रहती है, या फिर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट में ज्यादा संख्या में लोगों द्वारा खाना खाया जाना, इसके कारण फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है, या फिर इन दोनों ही के कारण? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉरेन कंट्रीज से, बाहरी देशों से जो फूड सब्सटेंसेस इंडिया में आते हैं उनके लिए हमारी बॉडी एडिक्टेड नहीं होती, इस कारण हमें फूड बॉर्न इलनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The nurse is preparing a client for mammography. To prepare the client for mammogram, the nurse should tell the client. किसी क्लाइंट में मैमोग्राफी प्रोसेस होने वाला है। इस प्रोसेस से पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करते समय नर्स द्वारा क्लाइंट को क्या कहा जाना सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, टू ओमिट क्रीम्स, पाउडर और डिओड्रेंट्स बिफोर एग्जाम। इस मैमोग्राफी प्रोसेस से पहले हमें किसी भी प्रकार का क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑप्शन बी, मैमोग्राफी रिप्लेसेस द नीड फॉर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की आवश्यकता मैमोग्राफी करने के बाद खत्म हो जाती है। ऑप्शन सी, द मैमोग्राफी रिक्वायर्स अ हायर डोज ऑफ रेडिएशन देन एक्सरे। मैमोग्राफी प्रोसीजर के अंदर एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन इस्तेमाल किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही माना जाएगा? यहां पर ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि इनमें से एक जवाब सही है। वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हियर। ऑप्शन सी कहता है कि मैमोग्राफी में हम एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। मैमोग्राफी क्या है, इसके बारे में इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के बाद डिस्कस करेंगे। मैमोग्राफी रिप्लेसेस द नीड फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी ऑप्शन गलत है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसी भी वुमेन को जिसकी उम्र 30 साल से अधिक है हर महीने करना ही चाहिए। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपके पास ऑप्शन 1 बचता है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब भी हम क्लाइंट में मैमोग्राफी प्रोसेस करवाते हैं तो उसे ब्रेस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार के ऑइंटमेंट, डिओड्रेंट, क्रीम, पाउडर आदि के इस्तेमाल से मना करते हैं, क्योंकि अगर ब्रेस्ट के ऊपर ये रहेंगे तो एग्जामिनेशन के दौरान फॉल्स रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसे हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नोट कर लीजिएगा एग्जैक्टली मैमोग्राफी होता क्या है। मैमोग्राफी प्रोसेस by which we can diagnose tumor or abnormality of breast by using एक्स-रेज। सिंपली हम मैमोग्राफी प्रोसेस के अंदर एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। इन रेज को ब्रेस्ट एरिया पर डालकर हम ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार की ट्यूमर या एबनॉर्मेलिटी की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट काफी इफेक्टिव माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। इंडिया के अंदर भी यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर है फीमेल के अंदर, तो आप बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर। याद रखिएगा, कुछ समय पहले सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा होता था वुमेन्स में, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। ये रिसेंट चेंज है, इसे आप जरूर नोट करें। मेंस के अंदर यदि आपसे पूछा जाए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है,
तो ओरल कैंसर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें टोबैको के इस्तेमाल की आदत काफी ज्यादा देखी जाती है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मेन के अंदर होने वाला कैंसर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं लंग्स कैंसर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और सेफ तरीके से पूरे फैमिली के साथ दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।